देखिए आपका सीआरपीसी चलेगी भाई, निकाल लीजिए आज भी। सीआरपीसी चलेगी, आईपीसी अभी कल चलेगी। देखिए एक विचारण, एक दो विचारण आज निपटाया जाए जल्दी, क्योंकि भाई अब दबाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए भाई आपका, बैठिए हुए, एक विचारण आपका पढ़ाया गया था, कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण। वो जितनी धाराएं सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की हैं, फिर एक बार हम बता रहे हैं, कम से कम भाई याद करके जाइए कंपटीशन के लिए। फिर मैं आपका बोर्ड पर उसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि उसी तर्ज पर आपका जो ये वारंट मामलों का ट्रायल चलेगा, उसी तर्ज पर चलेगा। और कुछ बातें उसमें से काट छांट करनी है, यानी कि काट छांट मतलब कि कुछ बातें गायब रहेगी। बैठिए हो। देखिए फिर हम एक बार धारा लिख दे रहे हैं आपका, 225 से लेकर और 236 तक। कम से कम रट्टा तो मार कर जाइए कि आ जाए तो गलत ना हो। एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं सभी धाराओं को। देखिए इन सभी धाराओं को फिर दोहराया जा रहा है आपका, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, आपका 235 और 236। ये जो नियमित सत्र न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया होती है, वो इसमें बताई गई है। और 237 आपका अलग हो जाता है, क्योंकि बताया गया था कि जब माननीयों के मानहानि के मामलों में कोर्ट ऑफ सेशन सीधे संज्ञान लेता है, तब आपका 237 अप्लाई होती है, और बताया जा चुका है। फिर एक बार रट्टा मारी, और कोई उपाय नहीं है। 225 में यह है कि लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा, तो सत्र न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता का कार्य आपका कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर एक बार दोहराइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2U में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की धारा में 24 में। फिर 226 आ जाइए, लोक अभियोजक आपका कह सकते हैं कि मामले में शुरुआत करेंगे, यानी कि न्यायालय को बताएंगे कि कौन कौन साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध है और क्या दस्तावेज है, कौन गवाह है जिसके बल पर हम अभियुक्त के दोष को आगे साबित करेंगे। एक सामान्य बात बता दिए कि ये हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास हथियार है, और आगे जब युद्ध होगा अभियुक्त के विरुद्ध, तो सरकार के वकील बता दिए कि यही हथियार हम क्या करेंगे, चलाएंगे। तो अगर हथियारों में दम ही नहीं है, यानी कि आपका सरकारी वकील के साक्ष्य में दम नहीं है, तो 227 में अभियुक्त को न्यायालय डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचन कर देगा, छोड़ देगा। और अगर दम है आपका अभियोजन के साक्ष्य में, यानी कि पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया, तो 228 में आरोप का विवेचन होता है। तो आपका दोनों धाराएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कि सत्र न्यायालय के विचारण में उन्मोचन की धारा में 227, आरोप का निर्माण की धारा में 228। रटे रहिए। आरोप का निर्माण लिखित में होगा कि मौखिक होगा? लिखित में होगा। जब आरोप लगा दिया गया तो पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा,
और अभियुक्त से 228 में ही पूछ लिया गया कि क्या तुम विचारण की मांग करते हो कि ये आरोप स्वीकार करते हो। अगर अभियुक्त इल्जाम को एक्सेप्ट कर लेता है तो 229 के तहत उसके प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर, यानी कि दोषी होने के अभिभाग के आधार पर, कोर्ट ऑफ सेशन उसे अपने विवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा, कन्विक्ट कर सकेगा। और इसका प्रभाव एक याद रखिएगा, अगर कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है या किसी भी न्यायालय के समक्ष करता है तो अपील का आधार बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो अपील का आधार देख लीजिएगा, केवल अब 375 बैठिए हो 375 सेक्शन याद रखना है। अपील अब केवल किस आधार पर होगी? दंड के परिणाम पर या दंड की वैधता। ये पूछा गया, गलत ना हो। घुमावदार क्वेश्चन आता है, सीधे नहीं आता, तो प्रयास करिए कि चाहे जितना भी घुमाए तो किसके समक्ष अगर स्वीकार किया है आरोप को तो कोई आगे अपील नहीं होगी, हाई कोर्ट के समक्ष। और निचले न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है तो अपील तो हो सकेगी, लेकिन केवल और केवल दो बेस पर। कौन कौन? दंड की वैधता और दंड के परिणाम। भाई रट कर जाइएगा। अगर आपका विचारण की अभियुक्त मांग करता है या दोष सिद्धि नहीं किया जाता या अभियुक्त मौन रहता है या अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है तो आप अभियोजन का अब साक्ष्य की तारीख डाली जाएगी 230 में। 231 में अभियोजन के पास जितने गवाह हैं, जितने साक्ष्य अभियोजन ने पेश किया, साक्षियों की परीक्षा हो गई और साक्ष्य कमजोर निकला और गवाह मुकर गए, यानी कि पर्याप्त नहीं साक्ष्य आया, तो 232 में बीच में ही अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया। और अगर न्यायालय देखता है कि भाई पर्याप्त साक्ष्य आ गया है, तब अभियुक्त से अब कहा जाएगा कि वह अपना डिफेंस करे, अपना बचाव करे। तो धारा 233 यहाँ बचाव में आपका तमाम धाराएं बताई गई। एक तो 313 सीआरपीसी, फिर 315 सीआरपीसी, अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा, फिर 76 से लेकर आईपीसी कौन सी धारा 106, फिर अपनी ओर से साक्ष्य पेश कर सकेगा। तो क्या अभियुक्त अपनी ओर से गवाह पेश कर सकेगा कि नहीं? कर सकेगा। और मांग कर सकेगा कि हमारी ओर से ये गवाह है और इनको बुलाया जाए, ये हमारे बचाव में क्या देंगे? बयान। क्योंकि घटना ये देखे हैं और इन्हीं के मुख से उगलवा लिया जाए कि मैंने अपराध किया कि किसी अन्य ने किया, कि ये मात्र दुर्घटना थी। ये 233 में अभियुक्त अपनी बचाव ले लिया। तो जब दोनों तरफ से साक्ष्य पूरा हो गया तो 233 में आर्गूमेंट होगा, बहस होगी जोरदार, यानी कि दिन भर कभी काल बहस में लग जाता है। बहस मतलब कि निष्कर्ष, यानी कि अभियोजन जितना साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसके गवाह जितना बयान दिए हैं, एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाकर कोर्ट को देंगे और उस पर बहस करके मांग करेंगे कि अभियुक्त को कन्विक्ट किया जाए। और फिर अभियुक्त का अधिवक्ता उत्तर देगा और अभियुक्त का अधिवक्ता कहेगा कि हमारे अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाए, क्लाइंट को, क्योंकि इन साक्ष्यों से ये साबित नहीं होता कि हमारे क्लाइंट ने अपराध किया। बहस सुनने के बाद अब फैसले की घड़ी आती है, यानी कि आपका जजमेंट की घड़ी आती है। जजमेंट 235 के तहत सुनाया जाता है। कल बताया भी गया था, जब भी जजमेंट पढ़िए तो 353 से लेकर 365 तक की धाराएं दिमाग में घूमनी चाहिए कि जजमेंट के बारे में
जजमेंट कैसे दिया जाएगा, निर्णय होता क्या है, निर्णय में क्या लिखा जाएगा, ये सभी बातें डिटेल में कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं, 353 से लेकर 365। निर्णय में दो में से कोई एक बात आएगी, या तो आपका अभियुक्त कन्विक्ट होगा, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि कोर्ट ने ये मान लिया कि जो आरोप अभियुक्त पर लगे थे वह प्रूफ हो गए, युक्त युक्त संदेह से परे। और दूसरा हो सकता है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति का मतलब एक्विटल हो जाना, यानी कि न्यायालय में ये साबित नहीं हो पाया कि अभियुक्त ने ये अपराध किया, तो जब साबित हो जाएगा तो कहाँ भेजा जाएगा, जेल। और साबित नहीं हुआ तो माला वाला पहनकर समर्थक हुजूम लगाकर कहाँ ले जाएंगे, घर। तो अब निर्णय क्या आएगा पहले से पता नहीं होता। मैं फिर बता दूं, पहले से कुछ पता नहीं है कि न्यायालय क्या निर्णय देगा, और जब फैसला सुनाएगा तभी पता लगता है। तो अभियुक्त को सामान्यतः निर्णय सुनने के लिए बुलाया जाता है। जेल में है तो जेलर को वारंट जारी होगा, और बाहर है तो समन जारी होगा कि आप आइए, इस तारीख को हम क्या सुनाएंगे आपके मामले में फैसला। क्या होगा फैसले में, कोई भाई निश्चितता नहीं है। फैसले के बाद आपका दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, कितना दंड दिया जाए इस बात को सुना जाता है। और दंड के प्रश्न पर सुनने के बाद दंडादेश दिया जाता है, और दंडादेश दे दिया गया तो जब निर्णय दोष सिद्धि का आ गया और अभियुक्त पहले कोई अपराध में दोषी हुआ है तो 236 तुरंत लागू होती हैं निर्णय के बाद, किंतु दंडादेश देने के पूर्व। जब दंड के प्रश्न पर बहस होता है उसी दौरान अभियोजन यानी कि सरकारी वकील प्रीवियस कन्विक्शन यानी कि देखिए आपका उसी दौरान जो है यह आपका जो पूर्व दोष सिद्धि काम करती है, उसी दौरान अगर आरोप में पहले से नहीं लगी है तो जोड़ा भी जा सकता है। और अब आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा पूर्व दोष सिद्धि का, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि काम ही कब करेगी, जब दंड के प्रश्न पर क्या करना है, बहस। अब भाई एक और सूचना देखिए टेस्ट के बारे में। जो आपका संडे से टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होगा। अब तक आपका हिंदी वर्जन में हो रहा था और कई लोग मांग कर रहे थे कि इंग्लिश वर्जन में भी पेपर दिया जाए, तो इस बार आपका इंग्लिश वर्जन करवाया जा रहा है। और इस बार जो आपका पेपर होगा टेस्ट पेपर, वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। तो भाई आपका भी मैसेज आज हम कर देंगे। भाई कई लोग मांग कर रहे थे कि सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, 4-10 क्वेश्चन हमें 8 क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, इंग्लिश में भी आपका टेस्ट पेपर कराया जाए। तो अगली बार से प्रयास किया जाएगा, मैंने प्रयास क्या बन रहा है पेपर। और अगले संडे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो फिर एक बार देखिए, पूर्व जो दो सिद्धि हैं यही काम करती हैं दोष नहीं, दो सिद्धि के बाद किंतु दंडादेश देने के पूर्व। तो ये करेगी क्या, कल भी बताया गया, ये करेगी काम क्या करेगी, तो ये आपका दंड दंड को की मात्रा को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। और कहाँ कहाँ है, एक सामान्य बात लिखवाई गई थी कल आपका शाम को। अब आइए, एक विचारण आपका इस प्रकार समाप्त हुआ, मैं दोहरा भी दिया
क्योंकि मेंस में भी लगातार पूछा जाता है। कुछ न याद रहे तो जो अभी हमने बताया सेक्शन वाइज लिख के और 4-4 लाइन लिख कर सब क्या करिएगा, निकल जाइएगा, यही पर्याप्त होगा। क्योंकि बिहार उहार में आपका 4-4 क्वेश्चन बना है, 3-3, और 10 मिनट में आपको ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन का लिखना है। अब 10 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं, हूबहू तो लिखना संभव नहीं। तो हूबहू नहीं जब लिख पाएंगे तो उसका क्या लिखिए, सार। सार का मतलब कि सभी बातें आ जाए और आपकी बातें संक्षिप्त भी रहे, इतना पर्याप्त होगा, आप अगर याद रहे तो। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए भाई आपका। अब जो जो अगले विचारण आएंगे वह मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण आएंगे। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होते हैं, तो फिर एक बार हम कंसेप्ट बना रहे हैं अच्छे से। कल एक 5 मिनट की भूमिका बांधी गई थी। जहाँ तक मजिस्ट्रेटों की बात है कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो एक तो सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सबसे निचला होता है, जिसे 1 वर्ष की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना देने की शक्ति होती है, मैंने इतना दे सकता है। इसके ऊपर होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इसको 3 वर्ष और 10,000 रुपया जुर्माना देने की क्षमता होती है। इसके बाद ऊपर जाइए थोड़ा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट न कर दीजिएगा, एडिशनल मैं बता रहा हूँ, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनको पावर दंड देने का है 7 साल का सजा, कारावास और जुर्माना असीमित। इसके ऊपर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनको सजा देने की शक्ति है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना अनलिमिटेड, यानी कि सीमा नहीं है। अब ये जो मजिस्ट्रेट हैं, जो ये अगले अध्याय आएंगे, यानी कि अध्याय 19, 20, 21 और 21A, ये जो 4 विचारण आगे हम बताएंगे, ये सत्र न्यायालय द्वारा न करके मजिस्ट्रेटों द्वारा ही किया जाता है, ये पहले याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मजिस्ट्रेटों द्वारा जो मामले विचारित होते हैं उनको अब 2 वर्गों में बांटिए। एक तो ऐसे मामले जो वारंट मामले हों, और एक ऐसे मामले जो समन मामले हों। पहले ये बंटवारा करिए। वारंट मामला कल बताया गया था कि वारंट मामलों का विचारण, वारंट मामलों की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2X में दी गई है। फिर हम बता रहे हैं ऐसा मामला जिसमें कि दंड या तो मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास, वे मामले वारंट मामले माने जाते हैं। इन मामलों में कुछ मामलों का विचारण तो अध्याय 18 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन करता है, लेकिन कुछ मामलों का विचारण अध्याय 19 के तहत मजिस्ट्रेटों द्वारा भी किया जाता है। यानी कि वारंट मामलों का विचारण कुछ जो ज़्यादा दंड है वो सत्र न्यायालय भी करता है, और कुछ मामलों वारंट मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मजिस्ट्रेट जो वारंट मामलों का विचारण करते हैं उसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वह अध्याय 19 में दिया गया है, और धारा 238 से लेकर 250 तक, यानी कि धारा 238 से लेकर 250। अब आपका थोड़ा बहुत अंदर से यहाँ भी क्वेश्चन अब बनने लगा है, पहले कम बनता था,
लेकिन उत्तराखंड राज्य इत्यादि आपका नए नए मॉडल बनाने लगे हैं। यानी कि वर्तमान समय में कंपटीशन आपका कह सकते हैं कि तगड़ा हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आयोग बना रहा है। तो मैं फिर बता दूं भाई, सामान्य पढ़ाई से कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। अगर आपको पढ़ना है तो पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, और जो वर्तमान में छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं उन बातों पर विशेष गौर करना है। ये नहीं कि 5 चैप्टर पढ़ लिए किताब का, एलएलबी में टॉप हो गए, अब वो कंपटीशन में टॉप नहीं है। कंपटीशन में तो एक जो छोटी धारा है वहां से कैसे क्वेश्चन पूछ ले कोई भरोसा नहीं आपका। तो इसलिए कंपटीशन ये कहता है कि भाई गहराई तक जानिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि बिहार एपीओ में ही पूरा जो ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वह कंसेप्चुअल आए थे, और तमाम लोग जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं वह गलत करके ही आ गया था। तो फिर एक बार देखिए, तो वारंट मामलों का कुछ तो विचारण आपका कोर्ट ऑफ सेशन कर दिया जिसमें दंड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कुछ का विचारण कौन करते हैं? मजिस्ट्रेट भी करते हैं। तो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 238 से लेकर 250 चैप्टर पूछा जाता है। अध्याय 19 रट कर जाइएगा, सेक्शन पूछा जाता है। अब आइए आपका फिर एक बार बंटवारा करना है। जो ये मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का ट्रायल किया जाता है, विचारण किया जाता है, तो 3-4 और भूमिका जान लीजिए, ताकि बीच में अब ये न पूछिएगा कि ये कहाँ से आ गया क्योंकि जब सेक्शन चलेगा तो कोर्ट ऑफ सेशन में जो हम बताए थे उसी को थोड़ा शार्ट करते हुए निकलेंगे। इसीलिए कोर्ट ऑफ सेशन की जितनी धाराएं हैं इसको हमेशा लिखे रहना है, और इसी तर्ज पर क्या करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बस सेक्शन चेंज होगा और हल्का सा कम कम होता जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कौन था? कोर्ट ऑफ सेशन का, इसके बाद कमी आएगी। अब एक और एक दो कॉन्सेप्ट बना लीजिए ताकि कभी डिगे ना। जो सत्र न्यायालय में सरकारी वकील का काम कौन करते थे? लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में जो सरकार की ओर से मामले का संचालन करेगा तो वह यानी कि लोक अभियोजक न कह के सहायक लोक अभियोजक कहा जाता है, यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि आपका APP शुद्ध अर्थ हुआ। लेकिन सहायक लोक अभियोजक अधिकारी भी कहा जाता है, और आसान भाषा में APO। तो जो ये APO साहब होते हैं, फिर याद रखिए, ये लगभग ज़्यादातर राज्यों में अस्थाई प्रकृति का पद है, और अस्थाई लोग रखा जाता है हमेशा के लिए, यानी कि अस्थाई पद होता है। तो APO किस न्यायालय में आपका अभियोजन का संचालन करता है? सत्र न्यायालय में कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में? मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। APO के बारे में प्रावधान CRPC की धारा 25 में किया गया है। तो फिर एक बार दिमाग स्थिर करके समझिए, ये जितने चारों ट्रायल हम आगे बताएंगे, यहाँ सरकारी वकील लोक अभियोजक नहीं, कौन रहेगा? APO। जैसे आप लोग APO 21 अगस्त को परीक्षा है, तभी 2-4 लोग सो रहे हैं। अभी कल ही 2-3 लोग पूछ रहे थे डेट आ गई क्या तो जब परीक्षा बीत जाएगी तब पूछेंगे परीक्षा हो गई क्या, तो अब तक क्या सो रहे थे? यानी कि आपका सामंड ये कहता है कि विधि जागरूक की सहायता करती है, सुसुप्त की नहीं। जो अपने अधिकारों के प्रति आपका सजग नहीं है, सोया हुआ है,
तो लिमिटेशन एक्ट भी सुला देता है, उसके अधिकार भी गायब हो जाते हैं, और कानून भी सोए हुए की सहायता करता है कि नहीं? कोई नहीं। क्योंकि ये लिमिटेशन का भी कानून जागरूक की सहायता करता है, कोमा में गए हुए व्यक्ति की नहीं। यानी कि जो सो गया वह सो गया। तो जैसे एग्जाम है और जाकर तफरी मचाइए, ये पकौड़ा, ये जलेबी, ये दही, ये जामुन, ये केला, भाई खाइए, लेकिन पढ़ाई पर क्या करिए अमन भाई? हाँ, केला वाला कम खाइए। केला खाते हुए आपका वीडियो वायरल हो गया है, वो भी कोचिंग में खा रहे हैं, कैमरा लगा है। तो कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि कोचिंग में खाते समय, खिलाते समय सावधानी रखिए, क्योंकि पूरा ये मोबाइल से अटैच है भाई। भाई फिर बताया जाए, बाहर खाइए खिलाइए अमन भाई, लेकिन यहाँ नहीं। क्योंकि कैमरा भाई मैंने सार्वजनिक बताया जाए, कैमरा हमारे मोबाइल से अटैच है। अब ये कोई समझे कि सर चले गए उधर, तो भाई मोबाइल से तो अटैच है चारों कमरे। क्या रूम में हो रहा है, ये तो हम रूम पे बैठ के या कहीं भी रहें तो देखा जा सकता है। तो भाई आपका, मैंने भाई कोई बुरा ना माने, अपना खाने खिलाने पर रोक नहीं है, क्योंकि वैसे भी कल मौसम क्या है, खाने खिलाने का। तो भाई फिर एक बार सार्वजनिक घोषणा। देखिए भाई, अभी से बर्थडे की बधाई अरुण भाई को दी जाती है। और आपका कल सुबह के पीरियड में भाई, जो शाम सुबह नहीं आ पाते, शाम नहीं मैंने शाम को आते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है, सुबह आ सकते हैं। और इनका बर्थडे है, इनको भाई शौक है कि हमारा बर्थडे अच्छे से मनाया जाए। तो अभी से हमारी तरफ से भी बधाई, पूरी कोचिंग से बधाई कल तो दी ही जाएगी। मैंने एडवांस में बधाई। एक बार मिठाई खाने के बाद भी बधाई दीजिएगा, ताकि इनका भविष्य उज्जवल रहे और जीवन सफल रहे। असफल ना रहे भाई। क्या भाग जाएंगे क्या अभी? नहीं नहीं, पकड़ लिया जाएगा, भागें कहाँ? घर तो नहीं जाएंगे ना भाई, इतना इतना प्रचार होने के बाद पता लगा कि दूल्हा ही भाग गया। मैंने पूरा पकौड़ा जलेबी खा लिए पहले। आज ये दिन शादी हुआ की शादी होगी, तो पता लगा दूल्हा ही फरार हो गया। तो बाराती भी पीटे जाएंगे, और अगुआ तो आपका दिखेगा ही नहीं। तो आगे देखिए भाई, मजाक किया जा रहा था, लेकिन वास्तव में कल बर्थडे है और सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। भाई वैकल्पिक है, हम जबरदस्ती नहीं है कि आप आइए। सुबह के पीरियड में 10 उस बजे के लमसम कार्यक्रम होगा, मिठाई उठाई भाई बांटी जाएगी। ऑनलाइन वालों के लिए नहीं भाई, उनके उनके लिए थोड़ा सोशल मीडिया पर खोज वोज के, जैसे फाउंडेशन इत्यादि लोग खोदते हैं, तो कुछ दो चार वीडियो खोज के, मैंने वीडियो का और फोटो मिठाई उठाई का भेज दीजिए ग्रुपों में, ताकि वो कम से कम सांत्वना पा जाए कि मिठाई आ गई। तो इसी को कहा जाता है कल्पना कर लेना। यानी कि मिठाई मिली नहीं, लेकिन ये क्या कर लिया जाए, अनुमान। तो फिर बैक हो ये भाई, अनुमान देखा जाए। नोट चाहिए क्या आप?
देखिए एक दो लोगों का और अपना अभी नोट्स के लिए फ़ोन आने वाला है। देखिए फिर एक बार आगे बढ़ा जाए भाई इसमें, आपका जितने ये चारों ट्रायल पढ़ाए जाएंगे, इसमें जो अभियोजन या प्रोसिक्यूशन का संचालन करेगा, यानी कि जो सरकार की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में तर्क रखेगा, वह एपीओ होगा, लोक अभियोजक नहीं। तो लोक अभियोजक केवल किस न्यायालय में था? कोर्ट ऑफ सेशन, न्यायाधीशों के और मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। ये याद रखना है। तो एपीओ के बारे में फिर एक बार आइए, आपका प्रावधान सीआरपीसी की धारा में, तो 25 में 25। अब अगला कंसेप्ट बनाइए, जो ये वारंट मामलों का ट्रायल होगा। अब अगला कंसेप्ट आपका बनाना है 190 से, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर भी पूछा जाता है। अगला कंसेप्ट आपका 190 से बनाना है। कई बार मैं बताया हूँ, 190 के तहत अपराधों का काग्निजेंस या संज्ञान लिया जाता है। तो 190 में 3 खंड हैं, ए, बी और सी। तो ए में किस पर संज्ञान लिया गया? परिवाद पर। बी में किस पर लिया गया? पुलिस रिपोर्ट। और सी में स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा। तो नियम यह है कि जो ये अध्याय 19 में वारंट मामलों का विचारण पढ़ाया जाएगा, इसमें विचारण की 2 प्रक्रिया दी गई हैं। यानी कि वारंट मामलों के विचारण में भले अध्याय 19 में दिया गया हो, लेकिन जो प्रोसीजर दिया गया है वह 2 प्रकार का है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए आपका फिर एक बार इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन आता है। पहले कंसेप्ट बन जाए तब धारा शुरू होगी भाई। कि आपका फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी की धारा 190 वन में 3 में से किसी एक आधार पर मजिस्ट्रेट अपराधों का काग्निजेंस ले सकते हैं। 190 वन में आपका परिवाद पर, 190 वन बी में पुलिस रिपोर्ट पर और 190 वन सी में स्वयं के ज्ञान पर या किसी की सूचना पर या किसी की शिकायत पर। अब यहाँ बंटवारा कर लिया जाए। अगर वारंट मामला था और पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया है, तो अब सेक्शन अलग अलग करना शुरू करिए। इसके लिए जो विचारण की प्रक्रिया चलेगी वह 238 से लेकर 243, और निर्णय जब आएगा तो 248 से लेकर 250 तक। यानी कि फिर एक बार देखिए, अगर संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया, मामला वारंट मामला था, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण हो रहा है, तो जो इसके लिए इस मामले में जिन धाराओं की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट अपनाएंगे उनका प्रावधान 238 से लेकर 243 तक में दिया गया है।
और उसमें जजमेंट जो आएगा लास्ट में 248 से लेकर 250। अब बचा कौन? परिवाद और कौन बचा? स्वयं के ज्ञान। तो अगर परिवाद पर संज्ञान लिया गया है या स्वयं के ज्ञान पर लिया गया है तो इन दोनों के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है 244 से 247 तक, और इसमें निर्णय आएगा 248 से लेकर 250। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए तो, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण में दो प्रोसीजर दिया गया है, यानी कि दो विचारण की प्रक्रिया समाहित है। विचारण एक ही में है लेकिन प्रक्रिया कितनी है? दो। पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में अलग प्रक्रिया और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामले। तो बताइए भिन्न आधार कौन कौन हुए? पुलिस रिपोर्ट को हटा दिया जाए तो परिवाद और कौन सा हुआ? स्वयं के ज्ञान। इस पर जो दायर मामले हैं उसके लिए प्रोसीजर अलग हैं और निर्णय की जहां तक बात है, चाहे पहली प्रक्रिया अपनाई जाए या दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाए, निर्णय जो आएगा वह 248 से लेकर कहां तक दिया गया है? 250। अब अगला कंसेप्ट बनाइए। अब अगला कंसेप्ट इंटरव्यू का बनता है कि आखिर पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया अलग दी गई है और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया पृथक दी गई है। तो इसका बेस क्या है? जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है? कारण क्या है? ये पूछा जाता है। तो बस कारण कल का उदाहरण फिर देखिए तब हम बताते हैं। एक उदाहरण फिर वहीं हम बताते हैं भाई। जैसे कि आप यहाँ से गए, आपका पार्टनर भोजन तैयार करके रखा है और भोजन केवल आपको खाना है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप यहाँ से गए, भोजन भी स्वयं बनाए और स्वयं आपको खाना भी है। तो जब पुलिस 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजी रहती है तो पुलिस साक्ष्य एकत्र किए रहती हैं। बस उस साक्ष्य पर मजिस्ट्रेट को विचार करना रहता है, यानी कि मजिस्ट्रेट को स्वतः साक्ष्य एकत्र करना नहीं होता बल्कि पहले से साक्ष्य एकत्र रहता है और उस पर विचार करना रहता है। अतः इस मामले में अलग प्रक्रिया है। पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामलों की प्रक्रिया 238 से लेकर 243। दूसरा ये, जहाँ तक स्वयं के ज्ञान की बात है या परिवाद की बात है, मजिस्ट्रेट को भोजन भी बनाना पड़ता है, स्वयं खाना भी पड़ता है, यानी कि स्वयं साक्ष्य भी लेना है और उस साक्ष्य पर क्या करना है? विचार भी। यानी स्वयं भोजन बनाएंगे, स्वयं खाएंगे। तो जब स्वयं भोजन बनाएंगे, स्वयं खाएंगे तो भोजन आपका पहले से बनाते हैं, खाते हैं स्वयं। तो इस यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट को स्वयं परिवादी की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा करनी रहती है, स्वयं साक्ष्य लेना रहता है। अतः ऐसे मामलों में जो वारंट मामले हैं और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर हैं, विचारण की प्रक्रिया अलग की गई है। याद रखिए मुख्य उद्देश्य आपका यही है। अब आइए विचारण की प्रक्रिया शुरू किया जाए। अब आपका निकाल लीजिए सेक्शन, यानी कि आपका पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामलों का ट्रायल शुरू किया जाए। और देखिए आपका 238 से लेकर पहले 243, तुरंत उसके बाद कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे? निर्णय करा देंगे 248 से लेकर कहाँ तक? 250।
तब परिवाद को लिया जाएगा। देखिए निकाल लीजिए भाई, आपका अध्याय 19 निकाल लीजिए। तो तीन खंड हमने हमने तीन खंडों में बांटा है। ये जो खंड था ये ए था, और ये जो खंड था कौन था, बी था। और दोनों में निर्णय तो एक ही धाराओं में आता है, तो ये खंड कौन है, सी। तो पुलिस रिपोर्ट वाला खंड ए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न कौन खंड में दिया गया, बी। और निर्णय दोनों के लिए समान है तो किस खंड में, सी में। अब कोर्ट ऑफ सेशन की धाराएं हमेशा लिखी रहनी चाहिए। अब देखिए धारा निकालिए भाई। मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। क्लाज ए हम शुरू करते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामले। अब ये न पूछेगा कि पुलिस रिपोर्ट पर कब होता है, यानी कि 190(1) किसके तहत संज्ञान लिया गया था, ए की, बी की, सी, बी। तो वो मामले अब आएंगे। वारंट मामले थे कि समन मामले, वारंट मामले। देखिए पहला है 238 धारा 207 का अनुपालन। जब पुलिस रिपोर्ट पर दायर किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब विचारण के प्रारंभ में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो हाजिर होता है, हाजिर होता मतलब कि जमानत पर था, समन किया गया, किस दिन से विचारण शुरू होगा, आप आइए, तो हाजिर हुआ। या लाया जाता है, लाया जाता मतलब दो इसका नियम निकला। या तो वह जेल में था, जमानत नहीं मिली, तो जेलर को आदेशित किया गया था कि इस तारीख को लाइए, और बाहर था, नहीं आ रहा था, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और पुलिस पकड़कर कोर्ट में क्या की है, पेश। तो लाया गया मतलब जबरदस्ती लाया गया, और हाजिर हुआ का मतलब क्या हुआ, स्वेच्छा से। तब मजिस्ट्रेट ये देखेंगे 238 धारा में कि क्या 207 के उपबंधों का पालन किया गया है कि नहीं। तो 207 में है क्या, फिर एक बार देखिए। अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर दायर है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को कुछ दस्तावेज प्रोवाइड कराते हैं और फ्री में कराते हैं। तो कौन कौन दस्तावेज प्रोवाइड करवाएंगे। अगर एफआईआर की कॉपी पहले से नहीं दी गई है तो एफआईआर की कॉपी फ्री में अभियुक्त को दें। दूसरा, आपका मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी दें। अन्य जो दस्तावेज हैं वे दें। इसके बाद जिन गवाहों ने 161 के तहत पुलिस के समक्ष बयान दिया था उसको दिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 164 का कोई बयान दर्ज किया है तो वह दिया जाए। ये सब क्यों दिया जाए, क्योंकि आडी अल्ट्रम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना जाए। भाई अभियुक्त को सारी बातें जानकारी रहेगी तभी तो वह अपना बचाव अच्छे से कर पाएगा। अतः सारा कागज पत्तर कुछ के सिवाय सीडी नहीं दी जाती। फिर मैं बता दूं, केस डायरी नहीं दी जाएगी। अगर पुलिस ने ये लिख कर दिया है कि हजूर ये बातें अभियुक्त को न बताई जाए क्योंकि लोकहित को क्या पहुंच सकता है, नुकसान, तो वो बातें भी बताने से क्या की जा सकती हैं, इनकार। भाई मैं फिर बता दूं, वो बातें भी बताने से इनकार की जा सकती हैं, लेकिन अन्य बातें अभियुक्त को सभी कागज पत्तर मैं बता दूं फ्री में दिया जाएगा। तो सबसे पहले विचारण के शुरुआत में मजिस्ट्रेट ये अपना समाधान कर लेंगे कि ये सब कागज पत्तर अभियुक्त को दे दिया गया है कि नहीं। बताइए, नहीं दिया गया है तो देंगे कि नहीं देंगे। अब 239 आ जाइए। अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। तो थोड़ा सत्र न्यायालय में देखिए कितनी धाराएं गायब हो गई। चलिए 225 में फिर बैक होकर बताइए, अभियोजन का संचालन सत्र न्यायालय में कौन करेगा,
लोक अभियोजक, ये तो गायबे हो गया। अब लोक अभियोजक आपका प्रस्थापना करेंगे कि हम किन किन साक्ष्यों से अभियुक्त को दोष को साबित करेंगे, ये भी गायब हो गया। इसकी जगह एक आ गया कि 207 का पालन किया गया है कि नहीं। 238 धारा में क्या आया कि ये पहला नज़र तो यही देखा जाएगा, एपीओ ओपीओ का कहीं जिक्र ही नहीं, गायब। तो अपने मन से बना लेना है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण में सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन कौन करेंगे, एपीओ। नाम ही गायब हो गया, जाओ, यानी कि नाम ही गायब। तो दो धाराएं तो ऐसे ही कम पड़ गई। अब बताइए, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में किस धारा के तहत डिस्चार्ज होता था, बताइए फिर, अब बताते रहिए। आपका जो उन्मोचन होता था आरोप के निर्माण के पहले की बाद में, पहले क्यों होता था, क्योंकि अभियोजन ने जो साक्ष्य पेश किया था उसमें दम नहीं था, यानी कि वह पर्याप्त नहीं था कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्यवाही की जाए। तो सेम नियम लागू होगा, शब्दों में नहीं जाना है, को शब्दों में कोई चेंजिंग नहीं। जो कोर्ट ऑफ सेशन में आपने पढ़ा वही डिस्चार्ज आपका पढ़ लेना है। और आपका धारा भी लिखते राजा भाई, आपका धारा 238 हो गया। अब हम कौन सी धारा निकाल रहे हैं, तो मजिस्ट्रेटों द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में डिस्चार्ज का प्रावधान उत्तराखंड पूछा गया था, यूपी में भी किस सेक्शन में है, तो 239। तो देखिए उन्मोचन करा दिया जाए। जैसे सत्र न्यायालय में बताया गया, न्यायालय ने अभियुक्त की बातें सुना, कुछ अभियोजन की बातें सुना। अभियोजन ने जो दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उस पर थोड़ा विचार किया, बहुत गहराई से नहीं, एक सरसरी तौर पे। और मजिस्ट्रेट को लगा कि अभियुक्त के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट बेस ही नहीं है, पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा और अपना कारण लिखेगा। तो बताइए उन्मोचन निर्णय है कि नहीं, नहीं। दोष सिद्धि है कि नहीं, नहीं। दोष मुक्ति है कि नहीं, नहीं। तो एक प्रकार से कार्यवाही मुलतवी कर दी गई। और ये कब किया जाता है, आरोप के निर्माण के पूर्व। अब आइए, जब उन्मोचन 239 में नहीं हुआ और मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार है, तो अब बताइए, पहले सत्र न्यायालय में बताइए। तो अगर 227 में उन्मोचन न्यायालय नहीं करता था तो आरोप का निर्माण किस सेक्शन में करता था, 228। तो आगे बढ़ते रहिए। तो अगर मजिस्ट्रेट 239 में उन्मोचन नहीं करता तो आरोप का निर्माण किस धारा में, 240। तो आरोप का निर्माण कराइए। बेरेक की भाषा भी चलती रह जाए भाई, नहीं तो भाई कई लोग कहेंगे कि बेरेक सर बता नहीं रहे हैं। वैसे फिर एक बार देखिए, बेरेक की भाषा भी चलती रह जाए, दो दो लाइन। देखिए आपका 239 एक बार हम बेयर की भाषा से बताते हैं, वैसे हम बता चुके हैं सभी बातें, लेकिन एक बार बेयर पढ़ना भी जरूरी है। देखिए, यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट, तो बताइए आपका अगर केवल सेक्शन दे कि पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन के तहत भेजी जाती है तो 173 मारिए। अगर आपका क्लाज वाइज दे कि पुलिस रिपोर्ट किस 173 के किस क्लाज में भेजी जाती हैं, तब 2 मारिए। मैं फिर बता दूं, कौन सी धारा, 2। और सेक्शन केवल पूछे तो 173, दोनों अलग अलग। अब आइए, जो पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है उस पर मजिस्ट्रेट विचार देखा, उसको विचार किया। जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उस पर विचार किया, कुछ अभियुक्त को भी सुन लिया। और मजिस्ट्रेट ये समझता है
यानी कि अभियोजन और अभियुक्त को थोड़ा थोड़ा दोनों पक्षकारों को क्या किया गया, सुना गया। और मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है तो आरोप के निर्माण के पहले वो क्या करेगा, उन्मोचन। अब 240 आइए। फिर आपका सत्र न्यायालय में एक बार बताइए, सत्र न्यायालय द्वारा आरोप का विवेचन फ्रेम ऑफ चार्जिंग लिखित में किया जाता था कि मौखिक। लिखित में आरोप निर्माण करके क्या किया जाता था, अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता था, समझाया जाता था और फिर क्या किया जाता था, पूछा जाता था। तो सेम नियम पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामलों में भी लागू होता है, बस सेक्शन चेंज कर दीजिएगा। कौन सा सेक्शन, 240। अब देखिए 240, यदि ऐसे विचार परीक्षा यदि कोई हो और सुनवाई करने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। यहाँ फिर एक बार कंसेप्ट बनाना है, 209 से कंसेप्ट क्लियर करिए तब हम और बताते हैं। इसके बाद 325 से एक धारा जुड़ेगी, फिर एक बार अच्छे से देखिए भाई। अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया, उसे लगता है कि ये मामला मेरे द्वारा विचारणीय नहीं है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह कोर्ट ऑफ सेशन को मामला कमिट करेगा। और किस धारा में लगातार बता रहा हूँ मैं, 209। और अगर उसे लगता है कि मेरे द्वारा ही विचारणीय है तो क्या कमिटल या सुपुर्दगी करने की आवश्यकता है कि नहीं, नहीं है। और अगर उसे लगता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तो किसको भेज दे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे लगता है कि मेरे द्वारा विचारणीय है, पर्याप्त दंड मैं दे सकता हूँ, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर वारंट मामला है तो स्वयं वह क्या निर्मित करे, चार्ज। भाई क्यों भेजे। अब ये आया कि मान लीजिए कि आपका स्वयं चार्ज निर्मित किया, स्वयं विचारण किया, दोष सिद्ध भी अभियुक्त को कर दिया और लगा कि दंड तो ज़्यादा देना चाहिए, तो इसके लिए भी व्यवस्था है कि निर्णय के बाद भी वह मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को केवल आपका दंडादेश देने के लिए भेज सकता है। 325 325 आगे बताया जाएगा वो धाराएं। 325 केवल दंडादेश देने के लिए खुद विचारण कर ले और देखे कि हम इतना सजा नहीं दे सकते इस अपराध में, तो उस स्टेज में भी प्रावधान है कि किसको भेज दे, सीजीएम साहब को। तो उतना आगे नहीं बढ़ना है, आरोप का निर्माण करा दीजिए। तो बताइए जब आरोप का निर्माण कर दिया गया तो फिर वही कहानी, तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवाद करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। तो थोड़ा कोर्ट ऑफ सेशन में जो ये धारा 240 थी, ये आपका कौन सी धारा अप्लाई होगी आरोप में, 228। भाई रटते रहिए, कौन सी धारा बताई गई। अब आ जाइए 241। 241 को शुद्ध रूप से जोड़ लीजिएगा आपका 229 से, एकदम सेम बातें बताई गई हैं। तो आप लोग बताइए, अगर आरोप पढ़कर न्यायालय ने, पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, सुना दिया, समझा दिया, आरोप लिखित में विरचित किया था,
अगर अभियुक्त प्ली ऑफ गिल्टी करता है, प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब अपनी द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है, आरोप को क्या किया, स्वीकार। तो कोर्ट ऑफ सेशन में आप लोग बताइए, क्या सत्र न्यायालय दंड देने, दोष सिद्ध करने के लिए बाध्य था कि विवेकाधिकार, विवेकाधिकार। लेकिन अगर दोष सिद्धि प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर कर दी जाती थी तो उसका अपील पर बुरा प्रभाव पड़ता था, और अपील का आधार बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, कम। तो कौन सा सेक्शन बताया गया था, 375। तो अपील केवल अब कितने आधारों पर, दो। अब तो याद हो जाए, 10 बार तो बता दिया गया कौन कौन आधार हैं, दंड की वैधता और दंड के परिणाम। तो एक लाइन भी अंतर नहीं है कि हम बता दें, जब अंतर है नहीं तो वही भी बातें याद रखिए। किसमें, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। फिर एक बार देखिए 241 पर आ जाइए। यदि अभियुक्त अपने आरोप को एक्सेप्ट कर ले, प्ली ऑफ गिल्टी करता है, यानी कि इल्जाम को स्वीकार करता है, तो यहाँ मजिस्ट्रेट उसकी स्वीकृति को, उसकी प्ली ऑफ गिल्टी को लिखेंगे और लिखकर स्वविवेकानुसार उसे दोष सिद्ध कर सकेंगे। तो यहाँ भी स्वविवेकानुसार हो गया, चाहे करे या न करे। अगर यहाँ दोष सिद्धि कर दी जाती है कि धारा में, प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर 241, तो तुरंत जोड़े रहिएगा कौन सी धारा, 375। अब अपील का आधार बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। अब अगला धारा आइए, 241 के बाद 242 आ जाइए, 242 देखा जाए, 242 और 243। पहले थोड़ा सत्र न्यायालय में आ जाइए। देखिए सत्र न्यायालय में भाई इसके बाद क्या होता था, क्योंकि बड़ा कोर्ट है तो थोड़ा प्रक्रिया लंबी रहेगी, अब प्रक्रिया छोटी हो जाएगी। देखिए ध्यान से आपका, अगर 229 में अगर प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर अभियुक्त को कन्विक्ट नहीं किया गया, यानी कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया जो इल्जाम न्यायालय ने लगाया था, और अभियुक्त को सजा नहीं दी गई, तो 230 में अभियोजन के साक्ष्य के लिए क्या डाली गई, तारीख। 231 में अभियोजन ने अपना क्या दिया, साक्ष्य। 232 में अभियोजन का साक्ष्य कमजोर था तो एक्विटल हो गया, यानी कि दोष मुक्ति, बीच में भी दोष मुक्ति आ गई निर्णय। और अगर अभियोजन का साक्ष्य मजबूत था तो 233 में क्या आया, आपका अभियुक्त से कहा जाएगा कि अपना क्या करो, बचाओ। तो जो बातें आप 230 से लेकर और 233 में पढ़ेंगे, जब मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण होगा तो केवल 2 सेक्शनों में समाहित हो जाएगा। तो 2 सेक्शन और बना लिया जाए, 242 और 200। तो 242 में आपका अभियोजन का साक्ष्य और अभियुक्त अपना बचाव करे, 243। तो बताइए सत्र न्यायालय के लिए ज़्यादा धाराएं थी और मजिस्ट्रेटों के लिए क्या होता जा रहा है, कम कम। तो जितना बड़ा न्यायालय उतना बड़ा तामझाम, और जितना छोटा न्यायालय उसके लिए तामझाम क्या है, अलग। जैसे कि ताज होटल में चाय पीने गए तो तामझाम ज़्यादा रहेगा, गार्ड भी सलामी देगा, लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगेगा, कितना, 500। और जाकर यहाँ चौराहे पर चाय पी लीजिए तिराहे पर तो 5-10 रुपया में निपट जाएगा। और इच्छा हुआ तो कहीं और रेस्टोरेंट में बैठ जाइए तो हमें लगता है कि 10-15 रुपया में तो चाय क्या होनी चाहिए, क्यों जितेंद्र भाई? अरे भाई बताइए, चाय पिए हैं ना रेस्टोरेंट में बैठ के कभी? अरे भाई ढाबा में ही पिए हैं तो 10 रुपया के तो मिलती है, कौन ज़्यादा मिलती है, तो 10 रुपया में।
तो भाई इसी तर्ज पर आपका कोचिंग भी चलाई जा रही है। तमाम लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख फीस ले रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे, यानी कि ताज होटल में जाइए तो 500 लग जाएगा, लेकिन कम कम फीस में सबको पढ़ाया जा रहा है। यानी कि इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो गरीब हो, दुखी हो, दरिद्र हो या बेसहारा हो आपका, या मैंने कह सकते हैं कि पीड़ित हो या बड़े घर का हो, सभी पढ़ सकें। अभी आए थे एक लड़के अपनी माँ को लेकर, भाई मैंने देखने से ही लगता था, इसमें कोई शक नहीं है कौन बड़ा मैंने कौन पैसा वाला है कौन गरीब घर का है। वो एक नज़र देखने से ही लग गया कि काफ़ी लोग पीड़ित हैं और पैसे का अभाव है। लगी गिड़गिड़ाने में, हम कहे कि भाई शांत रहिए, अब देख लिया जाएगा, पहले इनको कल सुबह पढ़ने के लिए क्या करिए, भेजिए। हाथ जोड़ने लगे कि भाई पढ़ा दीजिए, ये दिक्कत है। हम कहे कि भाई तमाम ऐसे दिक्कत वाले आते हैं, 2 पैसा कम दे दीजिएगा, देख लिया जाएगा। इनको पढ़ने के लिए क्या करिए, भेजिए। कोई भगाया थोड़े जा रहे हैं, कोई 2 पैसा कम भी दे दिया, तो ये तो है नहीं कि अन्य कोचिंगों जैसे 500 रुपया बकाया रहेगा तो सार्वजनिक रूप से खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कब दोगे, और नहीं दोगे तो जाओ। ऐसे खुलेआम कोई मानवता की कोई चीज़ नहीं। पैसा दो, पढ़ो, बीच में न तो हंसो न बोलो। अब पेन भी गिर जाएगी तो 4 दिन के लिए जाओ, चायबाजी करो, आना मत, केवल चाय पीते रहो और बाहर बाहर क्या करो, कोचिंग के टहलते रहो, दिखना भी नहीं इधर। तो यहाँ तो भाई छूट है, लेकिन छूट का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ इस बात को कि छूट है आपका, इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। जैसे कि आपका राशन मिल रहा था तो खूब लोग उठाए, और एक अफवाह उड़ा कि जिनके पास गाड़ी घोड़ा है सबका वसूला जाएगा, तो कई करोड़ लोग क्या किए, राशन लेना ही क्या किए, छोड़ दिए। तो मैंने उसका दुरुपयोग ना हो, कहने का मतलब आगे देखा जाए। अब 200 जो ये धाराएं बनी हैं, 230, 231, 232, 233, अब 4 धाराओं की बातें 2 ही में समाहित हो गई। तो 4 की जगह कितनी धाराएं आ गई, केवल 2। तो आपका अभियोजन अपना साक्ष्य दे तो 200 आपका 42, और अभियुक्त अपना बचाव करे तो कौन सी धारा, तो अभियोजन साक्ष्य दे तो पूरा एविडेंस मत देना है। अभियुक्त प्रतिरक्षा करे तो पूरी तरह, मैं कोर्ट ऑफ सेशन में बता दिया हूँ, सभी नियम यहाँ क्या होंगे, लागू। एविडेंस की धारा 101 आपका बताया गया था कि अभियोजन का ये कर्तव्य है कि वह युक्त युक्त संदेह से परे अभियुक्त को दोष को साबित करे। तमाम धाराएं भाई बताई गई हैं, इसीलिए मैं कहा था कि एक बार एक ट्रायल पढ़िए तो कम से कम एक ट्रायल तो ये समाप्त कर दिया जाए, ताकि ब्रेक के बाद दूसरी समाप्ति हो जाए। तो देखिए आपका 2 धाराएं बची हैं। और अभियोजन के लिए साक्ष्य, यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 241 के तहत दोष सिद्ध नहीं करता, मैंने स्वीकार करने के बावजूद भी सजा नहीं देता, तो वह मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा। तो भाई तारीख आपका सत्र न्यायालय में तो अलग धारा ही थी, लेकिन इसमें एक ही धारा में तारीख भी नियत हो जाएगी, गवाह भी आ जाएंगे और उनकी क्या हो जाएगी, परीक्षा भी, सब कुछ एक ही धारा में निपटा देना है। देखिए अगला, परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अग्रिम रूप में प्रदान करेगा, यानी कि पहले ही दे देगा कि किन किन गवाहों ने क्या पुलिस के समक्ष किया है। यानी कि 161 का बयान देना पड़ेगा कि नहीं, गवाही से पहले देना पड़ेगा। खंड 2 देखिए, मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर आपका किसी गवाह किसी साक्षी को या तो बयान देने के लिए या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी कर सकेगा। इसके बाद गवाह आएंगे और जब गवाह आएंगे तो उनकी परीक्षा होगी। तो लास्ट में फिर एक बार परीक्षा तैयार रखिए। परीक्षा की परिभाषा की धारा में एविडेंस में
137 क्रम किस में 138 पहली परीक्षा गवाह की कौन होगी मुख्य परीक्षा, दूसरी परीक्षा प्रत परीक्षा, तीसरी कौन सी पुनः परीक्षा, चौथी कौन सी अतिरिक्त प्रति परीक्षा। परीक्षा अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज के लिए बुलाया गया है तो कल परसों बताया गया था क्या उसकी प्रत परीक्षा होगी कि नहीं, नहीं, क्योंकि वो गवाह नहीं है। किसके लिए आया है, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। तो एविडेंस की कौन सी धारा बताई गई थी, अब रटिए, समय नजदीक आ रहा है, धाराएं रट्टा होना चाहिए। 139। तो भाई जो व्यक्ति केवल दस्तावेज के लिए बुलाया गया कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, तो क्या उसकी परीक्षा कर देंगे नहीं। कब करेंगे वो भी पूछा जाता है, जब वह अपने को गवाह के रूप में क्या कर दे प्रस्तुत, या उसे गवाह के रूप में क्या किया जाए बुलाया जाए। इसके बाद अभियोजन की गवाही हो गई दस्तावेज। इसके बाद अभियुक्त क्या करेगा 243 में अपना बचाव लेगा। तो बचाव में बहुत डिटेल में बताया गया था आपका सीआरपीसी 315 313 एविडेंस 105 बताया गया था, आईपीसी 76 से लेकर कहाँ तक 106। अभियुक्त के पास कागज पत्तर हैं उसको भी पेश कर दे। अभियुक्त के पास गवाह हैं तो न्यायालय से मांग करे कि गवाहों को हमारी तरफ से क्या किया जाए बुलाया जाए, जो हमारे फेवर में क्या देंगे गवाही। तो अभियुक्त के गवाहों की भी परीक्षा होगी। तो कितनी परीक्षा होगी 4। तो अभियुक्त का अधिवक्ता पहले परीक्षा करेगा मुख्य परीक्षा, फिर अभियोजन परीक्षा करेगा प्रत परीक्षा, फिर अभियुक्त का वकील पुनः परीक्षा, और फिर अभियोजन या एपीओ साहब करेंगे अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो देखिए अगर आप कौन गवाह पेश किया है उसको पहली परीक्षा करने का उसको हक है। अगर अभियुक्त अपनी ओर से गवाह पेश किया है तो मुख्य परीक्षा कौन करेगा, अभियुक्त। अभियुक्त भी पूछ सकता है, अधिवक्ता रखा है। तो इस प्रकार विचारण समाप्त हो गया। इसके बाद फैसला आएगा तो फैसले में दोनों तरफ से बहस सुनी जाएगी। बहस सुनने के बाद आपका विधि का प्रश्न है तो सुना जाएगा, निर्णय आएगा। निर्णय में या तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। दोष सिद्धि हो गई तो दंड के प्रश्न पर क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। उसके बाद क्या दिया जाएगा, दंडादेश। तो आपका एक लाइन और, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में आपका बहस किस धारा में होती थी 234, और आपका निर्णय किस में 235, और पूर्व दोष सिद्धि किस में 236। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में थोड़ा बहुत इसको क्या करना है, कम कर देना है। तो अगला आपका कम किया जाएगा जो ब्रेक के बाद आपका, क्योंकि 2 ट्रायल की प्रक्रिया है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो आपका 2 ट्रायल आज निकल जाता। क्योंकि एक ही विचारण की प्रक्रिया है लेकिन इसमें कितना प्रक्रिया दे दी गई है 2, तो एक प्रक्रिया निपट गई। इसके बाद निर्णय एक ही साथ बता दिया जाएगा। तो ब्रेक भाई, रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट। तब आपका परिवाद पर कैसे विचारण चलता है, ये पुलिस रिपोर्ट पर हुआ। अब परिवाद पर कैसे चलता है वो बताया जाएगा, उसमें भी 1-2 टेक्निकल बातें आएंगी। हेलो, देखिए आपका अगला विचारण चला जाए, इसमें जो दूसरा है आपका उसकी भूमिका बांधी जाए। देखिए आपका जो वारंट मामलों में आपका विचारण की जो प्रक्रिया दी गई है, फिर एक बार समझिए उसको। आपका वारंट मामलों में 2 विचारण की प्रक्रिया दी गई है। अब तक हमने जो बैठे हो, पहला हमने बताया कि ऐसे मामले जिसका काग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया हो और वारंट मामले हो और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी हो, तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी 238 से लेकर 243 तक, और जो निर्णय आएगा 248 से लेकर 250।
निर्णय अभी बताएंगे, अब अगले ट्रायल में बता दिया जाएगा, दोनों को एक ही साथ निर्णय करा दिया जाएगा। दूसरा आपका है कि यदि संज्ञान परिवाद पर यानी कि धारा 190 वन ए के तहत या स्वयं के ज्ञान या सूचना या किसी की शिकायत पर यानी कि कंप्लेंट पर ली गई है, यानी कि धारा 190 वन सी के तहत, और आपका मामला वारंट मामला हो और मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी हो, ये भी देखना पड़ेगा। मामला कैसा हो, वारंट मामला, और वह वारंट मामला किसके द्वारा ट्रायल योग्य हो, मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसके लिए ट्रायल की जो प्रक्रिया दी गई है 244 से लेकर 247 तक, और इसमें जो निर्णय आएगा अंत में वह 248 से लेकर 250 तक। ये याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट और आपको बनाना है और वह 199 के क्लाज 2 से बनाना है। धारा 199 के क्लाज 2 में राष्ट्रपति इत्यादि की अगर मानहानि की गई है तो लोक अभियोजक लिखित में परिवाद कर सकता है। सीधे सत्र न्यायालय में परिवाद होगा, लेकिन सरकार की पूर्व मंजूरी से परिवाद करेगा लोक अभियोजक, और अपराध किए जाने के कितने दिन के अंदर, 6 माह। लिखित में होगा कि मौखिक? लिखित में। किसकी पूर्व मंजूरी से? सरकार की। ऐसे मामलों में सत्र न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, इस बात का उल्लेख 237 में किया गया है 237 में। तो वहाँ लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट वारंट मामलों का विचारण करते हैं जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर होते हैं। वही प्रक्रिया मानहानि के मामलों में कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अपनाई जाएगी। तो मजिस्ट्रेट वारंट मामलों का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर किए गए हैं, अर्थात या तो परिवाद पर या स्वयं के ज्ञान पर, इसके लिए जो वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट अपनाते हैं वह 244 से लेकर 250 तक है। पूरा पढ़िएगा निर्णय सहित। तो यही मानहानि के मामलों में कोर्ट ऑफ सेशन 225 से 236 वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, 244 से लेकर कहाँ तक, 250। पूरा निर्णय तक पढ़िएगा। फिर एक बार आप कॉन्सेप्ट बनाइए। परिवाद पर शुरू किया जाए एकदम शुरुआती दौर से। आपका कौन कौन सी धाराओं को कोरिलेट करना है, आधार मैं बता चुका हूं भाई, फिर वही आधार मैं बताऊंगा। देखिए कहाँ से आप शुरुआत करेंगे। 2D से शुरुआत करिएगा। 2D से आप शुरुआत करेंगे, यानी कि आपका परिवाद की परिभाषा। जब परिवाद किया गया तो परिवादी और उसके गवाहों की परीक्षा 200, तो फिर 200, 201, 202 और 203, फिर आपका 208, इतना एक क्रम बनाएंगे। फिर आपका जो करेंगे 190 वन आपका ए और 190 वन सी, बी छोड़ देंगे। पहले इतना कंसेप्ट बनाइए और तब आपका 200 जो 44 धारा है तब शुरू की जाएगी। इन सभी धाराओं को 4-4 लाइन ही सही आपको हर हाल में दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी वारंट मामले आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या करके 2D में कंप्लेंट या परिवाद परिभाषित किया गया है। परिवाद सदैव न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। कार्यवाही की मांग की जाती है। परिवाद पर कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य हैं। परिवाद या कंप्लेंट या इस्तिगासा
किसी भी अपराध में हो सकता है। तो पिछली बार ही जे का क्वेश्चन है कि परिवाद संज्ञेय अपराध में कि असंज्ञेय अपराध में कि दोनों, तो किसी अपराध में दोनों शामिल हैं कि एक, यानी कि परिवाद संज्ञेय मामलों में भी और किस मामलों में, असंज्ञेय। परिवाद में अपराध का उल्लेख करना है। अपराधी ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी। परिवाद लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ की परिवाद केवल लिखित होगा, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 195 बताती है कि सदैव परिवाद क्या होगा, लिखित में। फिर 199 का क्लाज 2 हमने बताया कि लोक अभियोजक परिवाद करेंगे तो वहाँ मौखिक नहीं काम चलेगा, वहाँ क्या होगा, लिखित। 2 उदाहरण पर्याप्त हैं भाई, उदाहरण तो तमाम है लेकिन थोड़ा संख्या सीमित रखी जाती है। फिर आइए, जब परिवाद हो जाता है तो आगे बढ़ाया जाए परिवाद पर कार्रवाई। सेक्शन 200 देखा जाए। मजिस्ट्रेट स्वयं एक तो परिवादी की परीक्षा करेगा, यानी कि परिवादी का बयान ले लिया, दर्ज कर लिया, फिर परिवादी का साइन किया, कराया, अपना भी किया। अगर परिवादी के पास कोई विटनेस है, कोई साक्षी है, तो साक्षी की भी परीक्षा कर लिया और साक्षी की उस परीक्षा पर, उस बयान पर गवाह का साइन करा दिया, उसके बाद अपना भी साइन कर लिया। ये 200 में, यानी कि एक पॉइंट ये रखना है कि मजिस्ट्रेट को स्वयं खाना भी बनाना है और विचारण में स्वयं खाना भी है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा नहीं था। पुलिस साक्ष्य एकत्र करके बयान दर्ज करके दी थी और उस पर मजिस्ट्रेट को केवल क्या करना था, कार्रवाई। और यहाँ तो स्वयं आपका बयान लीजिए, गवाह का भी बयान, परिवादी का भी बयान, ये 200 हो गया। अगर मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं है तो परिवाद 201 के तहत वह रिटर्न कर दे परिवादी को कि आप अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास जाइए। 202 आया जाए, कार्यवाही को मुलतवी करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो वह आगे और जांच कर सकता है या पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को अन्वेषण का आदेश दे सकता है, तो अन्वेषण कराएगी पुलिस से कराकर साक्ष्य मंगा सकता है, या तो स्वयं जांच किया। अब अगर परिवाद पर अपराध नहीं बनता तो 203 में परिवाद डिसमिस कर दिया, तो परिवाद डिसमिस हो गया। और अगर पर्याप्त आधार हैं तो 204 में अभियुक्त को तलब किया गया। समन मामलों में क्या जारी किया गया, समन। वारंट मामलों में अभियुक्त के खिलाफ सामान्यतः क्या जारी होगा, गिरफ्तारी का वारंट। तो संज्ञान जो लिया गया है परिवाद पर लिया गया है तो 190 1A, अगर स्वयं के ज्ञान पर लिया गया है तो 190 1C। अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि जिस मामले का हमने संज्ञान लिया है वह कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा पूर्णतः विचारित है, तो संज्ञान लेने के बाद 209 के तहत वह मामला किसको सुपुर्द कर देगा, सत्र न्यायालय। अगर उसे लगता है कि मैं ही इसका विचारण कर सकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत एक सेक्शन और बचा है, उसको भी देखा जाए, 208। अगर परिवाद या स्वयं के ज्ञान पर कार्यवाही की जा रही है तो अभियुक्त को आपका कुछ कागज पत्र दिया जाएगा। परिवादी की परीक्षा का कागज, दस्तावेज, गवाहों के बयान का दस्तावेज, ये किसको दे दिया जाएगा, आपका अभियुक्त को। फ्री में दिया जाएगा कि पैसा पर, फ्री में।
तो बताइए पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामला था, तो आपका कागज पत्र की धारा में दिया गया 207 में, परिवाद पर दायर मामला है तो 208। अगर पुलिस ने अन्वेषण करके बयान भी दर्ज किया है तो 161 का बयान भी दिया जाएगा, अभियुक्त को पैसा नहीं लिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? फ्री में, निःशुल्क, पैसा नहीं लेना है। इस प्रकार इतना तक मामला आ गया, तो अब ट्रायल पर मामला लाइए। यानी कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगा कि ये वारंट मामला है, ये मेरे द्वारा ही विचारणीय है, परिवाद पर संज्ञान लिया गया है, तो मजिस्ट्रेट जो प्रक्रिया अब विचारण की अपनाएगा वह 244 से लेकर 250 की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ एक दो टेक्निकल मामले आएंगे, वही मामले आपका पूछा जाता है, उत्तराखंड में भी पूछा गया था जे में। तो हम पहले धारा लिख दें 244, 245, 246 और 247। यानी कि केवल कितनी धाराओं में विचारण दिया गया है? 4। केवल 4 धाराओं में दिया गया है। यही सब कुछ आपका निपट जाएगा 4 धाराओं में। तो अब निकाल लीजिए भाई धारा आपका 2 खंड ख पुलिस रिपोर्ट से। अब निकाल लीजिए सेक्शन बैरक का खंड ख पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर मामले। तो बताइए फिर एक बार, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न का मतलब क्या हुआ? या तो परिवाद पर या स्वयं के ज्ञान या शिकायत। 244 देखिए, अभियोजन का साक्ष्य। जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन के समर्थन में क्या किया जाए पेश। तो फिर अभियुक्त हाजिर होता मतलब स्वेच्छा से हाजिर हो जाए, और लाया जाता है मतलब या तो जेल में है तो जेलर को वारंट जारी किया गया कि लाइए, और जेल से बाहर हैं समन जारी किया गया, नहीं आया तो क्या जारी हुआ? गिरफ्तारी का वारंट, और पुलिस पकड़कर जबरदस्ती क्या है? लाई है। आगे देखिए, मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई अन्य दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। तो वही तो है कि मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर किसी गवाह को बुला सकता है कि आकर गवाही दो, या किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है कि तुम गवाही न दो बल्कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, आकर कोर्ट में क्या पेश कर दो? डॉक्यूमेंट। तो गवाह आया तो परीक्षाचार आपका होगी, और अगर आपका दस्तावेज वाला आया लेकर तो उसकी परीक्षा होगी कि नहीं? नहीं। 245 देखिए, अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा? तो बताइए डिस्चार्ज सदैव। फिर एक बार बताइए, उन्मोचन कब होता है? आरोप के निर्माण के पूर्व की पश्चात। पूर्व हुआ। उन्मोचन आपका निर्णय नहीं है, दोष मुक्ति नहीं है, दोष सिद्धि नहीं है, बल्कि यह एक आदेश है जिसके तहत आपका न्यायालय कार्यवाही को स्थगित कर देता है। कब तक के लिए? जब तक कि पर्याप्त साक्ष्य न मिल जाए। यानी कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप के निर्माण के पहले कार्यवाही स्थगित करना ही डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज में फिर से कार्यवाही वहीं से शुरू हो सकती है, लेकिन कब? जब साक्ष्य मिल जाए कि न मिले? मिल जाए, बताया गया था। आगे देखिए, अब उन्मोचन बताया गया है, फिर वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। देखिए आपका, यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से
जो लेखबद्ध किए जाएंगे। यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित करेगा। यानी कि मजिस्ट्रेट देखते हैं कि जो अभियोजन ने एविडेंस प्रस्तुत किया है, अगर वह मान भी लिया जाए, खंडित न हो, तब भी ये इतना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त के दोष को साबित किया जा सके इन साक्ष्यों पर। तो पर्याप्त आधार न होने के कारण अभियुक्त को 245 में क्या कर देंगे मजिस्ट्रेट, डिस्चार्ज। दूसरा खंड देखिए, इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार करता है कि आरोप निराधार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट चाहें तो इसके पहले भी अभियुक्त को कार्यवाही के किसी भी स्टेज में डिस्चार्ज कर सकता है। यानी कि अभियुक्त को इसके पहले भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन कब, जब मजिस्ट्रेट को लगे कि पर्याप्त आधार हैं कि नहीं, तो पर्याप्त आधार नहीं है। 245 भी समाप्त हो गई। 246 आ जाइए, और आपका 246 में अब प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, तो एक ही धारा में देखिए अब क्या क्या होगा, ज़्यादा लंबा नहीं, आरोप का निर्माण भी हो जाएगा, आरोप पढ़कर सुनाया समझा भी दिया जाएगा। अभियुक्त अगर स्वीकार करे कि हम अपराध किए हैं तो दोष सिद्धि भी हो जाएगी, और अगर दोष सिद्धि नहीं होती तो अभियोजन का साक्ष्य भी ले लिया जाएगा, गवाहों की परीक्षा भी हो जाएगी। यानी कि जो आप दो दो तीन तीन धाराओं में पहले पढ़ते थे वो सब कितनी धाराओं में आ जाएगा, एक। और इसके बाद एक धारा बचेगी एक लाइन की, अभियुक्त से कहा जाएगा 247 में एक ही लाइन की है कि वह अपनी क्या करे, प्रतिरक्षा। लेकिन एक टेक्निकल क्वेश्चन निकालना है आपका। देखिए पूछा क्या जाता है, सेक्शन 1 तो डिस्चार्ज याद रखिएगा कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामलों में उन्मोचन का प्रावधान किस सेक्शन में है। उत्तराखंड एक बार सेक्शन पूछा था। तो अब 3 उन्मोचन याद रखिए एक साथ। बताइए, सत्र न्यायालय के विचारण में डिस्चार्ज की धारा में हमने बताया 227। इसके बाद आपका मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट पर दायर वारंट मामलों में डिस्चार्ज या उन्मोचन की धारा में तो रटते रहना है। आपका किसमें था, 240 है ना, 239 है भाई, देख लिया जाए, हाँ 239। और फिर आपका आ गया परिवाद पर दायर जो वारंट मामले हैं उसमें डिस्चार्ज किस में है, 245। एक जगह लिख लेना चाहिए उन्मोचन, ताकि अगर कहीं से भी पूछे तो गलत न हो। यानी कि 227, 239 और आपका 245 एक जगह लिखे रहेंगे तो डिस्चार्ज 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 आ जाएगा। देखिए वही कहानी, बस एक टेक्निकल क्वेश्चन है वही बताना है। देखिए आपका फिर 246 देखिए, प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता, तो यदि ऐसा साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा यानी कि अनुमान हुआ करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मजिस्ट्रेट साहब उसका विचारण कर सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त के खिलाफ आरोप का निर्माण करेंगे। तो लिखित में करेंगे कि सारांश बता देंगे, लिखित में करेंगे।
खंड 2 देखिए। तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाद करता है, यानी कि प्ली कन्विक्शन की प्ली ऑफ गिल्टी करता है कि विचारण की मांग करता है। तो बताइए, प्ली ऑफ गिल्टी अगर कर लिया कि हाँ हम आरोप सही हैं, हमने ही अपराध किया, तो मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार क्या दे सकते हैं, दंड। और यही दंड पा लिया तो अपील पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा। और अपील का आधार बढ़ेगा कि सीमित, सीमित। तो कौन सी धारा में सीमित हो जाएगा, 375। अब देखिए खंड 3। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकेगा। तो कन्विक्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य है कि विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार कई बार बताया गया। चौथा देखिए, यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है, अभिवचन नहीं करता, विचारण किए जाने का दावा करता है, या अभिवचन कर लिया लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसे सजा नहीं दी, तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा ठीक समझता है कि तत्काल बताए कि क्या वह अभियोजन के उन साक्षियों से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की परीक्षा करना चाहता है, यदि करना चाहता है तो किसकी। यही आपका क्वेश्चन बनता है, आपका टेक्निकल जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा विचारण है जहां डायरेक्ट गवाह की मुख्य परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट आपका क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा होती है। तो आपका जवाब रहेगा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर वारंट मामले। क्योंकि गवाह की एक बार परीक्षा हो चुकी है और आपका 200 में आपका गवाह के एक बार बयान हो चुका है और गवाह एक बार आकर क्या दे चुका है, गवाही। तो अब दोबारा उसी बात को दोहराने के लिए बुलाया नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट अभियुक्त से कहा जाएगा कि यदि आप गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन जीरा या प्रति परीक्षा करना चाहते हैं तो बताइए, हम उन गवाहों को अब बुलाएं जिसकी परीक्षा क्या हो चुकी है, हो चुके। तो क्या गवाह को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है कि डायरेक्ट प्रति परीक्षा। तो कौन सा ऐसा विचारण है जिसमें डायरेक्ट प्रति परीक्षा होती है, यही क्वेश्चन बार बार अटैक कर रहा है, भले अलग से लिख लीजिए। और ये आपका तो कौन सा ऐसा विचारण है जिसमें डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आपका मुख्य परीक्षा नहीं, तो आपका मजिस्ट्रेटों द्वारा परिवाद पर दायर मामले का विचारण। क्यों ऐसा नियम बनाया गया, क्योंकि मैं फिर बता दूं, धारा 200 में परिवादी की परीक्षा हुई थी, उसके पास कोई विटनेस था तो उसी समय उसकी भी क्या हो गई थी, परीक्षा। अब फिर मुख्य परीक्षा कराइए, यानी कि वही बात तो दोबारा बताएगा। तो दोबारा बुलाने की क्या आवश्यकता है मुख्य परीक्षा की, अब डायरेक्ट किसको किस में ला दिया जाए, प्रत परीक्षा में। ये जरूर याद रखें। फिर हम एक बार बता रहे हैं, यही गलती होती है कि कौन सा ऐसा विचारण है जिसमें विटनेस का डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मुख्य परीक्षा नहीं। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है तो आपका जवाब यही रहेगा कि वारंट मामलों का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर हों और जिनका विचारण कौन करते हैं, मजिस्ट्रेट। तो आगे बढ़ा जे भाई, आपका 5वां खंड देखिए। यदि वह कहता है कि हाँ वह चाहता है तो गवाहों को पुनः बुलाया जाएगा, फिर से आपका प्रत परीक्षा होगी, पुनः परीक्षा होगी, अतिरिक्त प्रत परीक्षा भी हो सकेगी। आपका कोई दिक्कत नहीं है,
यानी कि मुख्य परीक्षा तो हो ही गई है, अब 3 ही तो बचा। कौन कौन? प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा और अतिरिक्त। तो ये सब होगी, लेकिन एक परीक्षा से ट्रायल में क्या दे दी गई है? मुक्ति। क्यों मुक्ति दी गई? कि वह परीक्षा पहले ही क्या हो चुकी है? हो चुकी है। अब अभियुक्त अपना बचाव इसके बाद कहा जाएगा कि करो। तो प्रतिरक्षा का साक्ष्य तो बता ही दिया गया है। फिर सीआरपीसी 313, 315, आईपीसी 76 से 106, जितना बचाव अभियुक्त अपनी ओर से लेना चाहता है, दस्तावेज पेश करना चाहता है, गवाह पेश करना चाहता है, सभी दस्तावेज गवाह को क्या करे? पेश। कौन सी धारा? 247। अब आपका ये दूसरा ट्रायल भी समाप्त। दोनों में जो निर्णय आएगा वह 248 से लेकर 250 तक में दिया गया है। निर्णय कल बताया जाएगा, क्योंकि कल एक बार फिर आपका 5 मिनट इसकी भूमिका बांधनी पड़ेगी। थोड़ा कठिन है, यही विचारण थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक ही में कितनी प्रक्रिया। जरूर याद रखिए, कौन से विचारण में डायरेक्ट प्रति परीक्षा से शुरू होता है। भाई गलत ना हो कोई पूछ ले तो, क्योंकि समाज में भी ये पूछा जाता है। भाई सीनियर तो पूछेंगे ही, तो आपका क्वेश्चन सीनियरों से दागते रहिए ताकि थोड़ा दबाव पड़े भाई। तो कई लोग सीनियरों से क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, सीनियर भी पूछ रहे हैं, तो भाई जरूरी है कि क्वेश्चन का आदान प्रदान क्या होता रहे। तो भाई कल आपका फिर एक बार उद्घोषणा की जाती है, अभियुक्त कहीं फरार न हो, इसलिए उद्घोषणा को रोक दिया जाता है भाई। सभी लोग जानते हैं ना।